अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। BRS MLC कविता से दिल्ली शराब स्कैम मामले में आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुकाम ने करीब 10 घंटों तक पूछताछ की। वो रात 9:15 बजे ED ऑफिस से बाहर आई और अपने काफिले के साथ रवाना हो गई। कविता 20 मार्च को सुबह 10:30 बजे ED के दफ्तर में दाखिल हुई थी। 10 घंटे की पूछताछ के बाद वो बाहर आई। तहकीकात के दौरान कविता की जानिब से 3 वकील ED के दफ्तर गए थे। इसके बाद 2 डॉक्टर्स भी ED के दफ्तर पहुंचे, इसमें खातून डॉक्टर भी थी। इत्तलात है कि कविता को मजीद पूछताछ के लिए कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पर दोबारा तलब किया गया है। राहुल गांधी की माफिया और अडानी मामले पर हंगामे के बाद पीर के रोज पार्लियामेंट शुरू होने के 5 मिनट बाद ही मुलतवी कर दी गई। दोनों ऐवानों को पहले 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। अपोजिशन ने एक बार फिर अडानी हिंडनबर्ग मामले पर JPC की मांग की। वहीं बरसर इख्तियार MPs ने राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान पर माफी की मांग को लेकर हंगामा किया। इससे पहले 13 मार्च को बजट के दूसरे मरहले का सेशन शुरू हुआ था। ऐवान जुमे तक लगभग मुलतवी ही रहा। उसके बाद हफ्ते और इतवार को 2 दिन की छुट्टी थी। पीर को एक बार फिर सेशन शुरू हुआ, लेकिन हंगामे के बाद फिर मुलतवी कर दिया गया। माननीय सदस्यगण, अपने सदस्य नियम 377 के तहत अपने महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता है। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपना आसन ग्रहण कीजिए और सभा की कार्यवाही शांति से चलने दीजिए। नियम 377, जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपना मामले को अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दे। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 21 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सभापति जी, discussion on the working of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Shri Sujit Kumar to raise the discussion. माननीय सुजीत कुमार to raise the discussion. Please, Mr. Sujit Kumar, please. Please, nothing else will go on record. Mr. Sujit Kumar. Sir, please. Chairman, Deputy Chairman, sir. माननीय सदस्य मंत्रालय में बहस skill development. कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन ने कहा कि अडानी घपले की डोर हुक्मरान जमात से जुड़ी हुई है और इसकी तहकीकात से भारतीय जनता पार्टी की हकीकत सामने आएगी। इसीलिए हुकूमत खौफजदा है और इस मामले की तहकीकात मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी नहीं कर रही है। लेकिन अपोजिशन जमातें JPC की तश्कील के अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगी। JPC से कम कुछ भी काबिल कबूल नहीं है।
अपोजिशन जमातों के अरकान ने पीर को पार्लियामेंट हाउस के करीब विजय चौक में मीडिया को बताया गया जब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को भारी हंगामा आने की वजह से दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया था। इस मुतालबे पर बीजेपी हुकूमत की खामोशी साबित करती है कि वो इस मेगा घपले में मुलविस है। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि पार्लियामेंट में 13 मार्च से ड्रामा चल रहा है और ये सब वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। ड्रामा चल रहा है। भाजपा के प्रधानमंत्री जी के बिना इशारे की ये नहीं हो सकता। आज फिर सदन में चलने नहीं दिया गया। सदन को क्या मांग है हमारी? सिर्फ यही कि देश की आजादी के बाद जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, लाखों करोड़ का, अडानी जो 6 से 9वें नंबर पे था, 2 पर लाने के लिए सारी संपत्तियां बेच दी गई, नियमों को शिथिल कर दिया गया। खान, रेल, एयर सब उसके हवाले कर दिया गया। उस पर जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं हम, और जेपीसी कोई पहली बार नहीं बनेगी। यहाँ तो 1 करोड़ कुछ के घोटाले पे जेपीसी बन चुकी है, और लाखों करोड़ के घोटाले के बाद जेपीसी की मांग हमारी स्वीकार नहीं हो रही है। सारे विरोधी दल के नेतागण, सारी पार्टियां एक स्वर से जेपीसी की मांग कर रही हैं। जेपीसी से डर क्यों, घबराहट क्यों है? इसलिए कि अगर जेपीसी हुई तो भाजपा के चेहरों से नकाब हट जाएगा, और ऊपर से लेकर नीचे तक जिन्होंने गरीबों के, मध्यम वर्ग के लोगों के हकों को मार के अडानी की तिजोरी में भरा है, पूंजीपतियों की तिजोरी में भरा है, वो भाजपा बेनकाब हो जाएगी। इसलिए भाजपा जेपीसी नहीं मान रही है और सदन को इसीलिए नहीं चलने दे रही, और मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कि जेपीसी की बात ना हो, हमारे नेता श्री राहुल गांधी के आवास पर कल जो नृशंसतापूर्वक गैर कानूनी ढंग से जमावड़ा किया गया, हमारे विरोधी दल के कई नेता, ईडी, तमाम इनकम टैक्स, इनका दुरुपयोग करके उनको आतंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम सब ने ये शपथ ली है कि जो सबसे बड़ा घोटाला भारत माता के चरणों में बैठकर हुआ है, जब तक जेपीसी की मांग नहीं स्वीकार होगी, चाहे ये जितना आतंक फैलाएं, चाहे जितना डराएं, हम लोग जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो भाजपा से क्या डरेंगे? हमारी मांग कायम है। आज हम लोगों ने सब ने बैठकर तय किया है कि वी डिमांड जेपीसी, और जब तक जेपीसी नहीं होगी लोकतांत्रिक ढंग से हमारी संघर्ष जारी रहेगा। एक बात जरूर कह दूंगा, जो हिंदुस्तान और जापान ने आलमी उथल-पुथल के दरमियान दुनिया में पायदार सप्लाई चेन के क़याम और इस्तेहकाम के लिए इक़्तिसादी और तकनीकी ताउन बढ़ाने के मकसद के साथ बाहमी ताउन के लिए 8 माहिदे के दस्तावेजात पर पीर को दस्तखत किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जापान के वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा के साथ हैदराबाद हाउस में वफूद की सतह की 2 तरफा मीटिंग में ये फैसले किए गए। जापान के वज़ीर आज़म ने मोदी को मई में G7 छोटी कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया, जबकि मोदी ने सितंबर में G20 की छोटी कॉन्फ्रेंस में कशीदा की दोबारा मेज़बानी की तवक्को की। अपने मीडिया बयान में मोदी ने कहा कि वज़ीर आज़म जापान और उनकी गुज़िश्ता 1 साल में कई बार मुलाकातें हुई और मैंने हमेशा हिंदुस्तान जापान ताल्लुकात के तय उनके मुस्बित और अज़्म को महसूस किया। इसलिए उनका आज का दौरा हमारे बाहमी ताउन की रफ्तार को बरकरार रखने में बहुत मुफीद साबित होगा। G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है, और इसलिए हमने ये पहल ली है। फ्रेंड्स, भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक
एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। आज हमारी बातचीत में हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। हमने रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया। सेमीकंडक्टर और अन्य क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में विश्वस्त सप्लाई चेन्स के महत्व पर भी हमारे बीच सार्थक चर्चा हुई। पिछले साल हमने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी 3,20,000 करोड़ रुपए के जापानी निवेश का लक्ष्य तय किया था। यह संतोष का विषय है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। 2019 में हमने इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई, टेक्सटाइल्स, राहुल गांधी ने पीर के रोज कर्नाटका की बेलगावी में कहा कि कर्नाटका की बीजेपी हुकूमत मुल्क की सबसे करप्ट हुकूमत है। कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। ये मुल्क किसी एक का नहीं, अडानी का नहीं, देश गरीबों का और किसानों का है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसे कई मुद्दों को, ऐसे कई पॉइंट्स को शामिल किया गया है जिससे मकामी बेरोजगारों को काफ़ी फायदा होगा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर कर्नाटका इंतखाबात जीत जाती है तो सभी डिग्री होल्डर्स को महीना 3,000 रुपये दिए जाएंगे जो बेरोजगारी भत्ता होगा। साथ ही डिप्लोमा होल्डर्स को महीना 2,000 रुपये दिए जाएंगे और ये रकम 2 साल तक लगातार दी जाएगी। 1,500 रुपये हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 2 साल के लिए। और हम वहां नहीं रुकेंगे, हम वहां नहीं रुकेंगे। 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल के अंदर इस स्टेट में रोजगार दिखा के देगी। और 2.5 लाख जो सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम पूरा करके भर के कर्नाटक के युवाओं को दिलवाएंगे। कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। 40% की सरकार है और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। आप ही ने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनकी चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिया है। आज तक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैसूर सैंडल सोप कॉर्पोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है। एमएलए के बेटे को पकड़ा जाता है 8 करोड़ रुपए लिए, कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार उसकी रक्षा करती है। जॉब स्कैम हुआ, पीएसआई स्कैम हुआ, 80 लाख रुपए का ब्राइब की रिश्वत, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम, लिस्ट लगी हुई है।
सबसे भ्रष्ट। वेस्ट बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए गए बयान को लेकर पार्लियामेंट की कार्रवाई खुद रोक रही है। बीजेपी जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस कायद राहुल गांधी को हीरो बनाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर बने रहे तो नरेंद्र मोदी को कोई टारगेट नहीं कर सकता। ममता बनर्जी के इस बयान पर पीर के रोज कांग्रेस के एमपी अधीर रंजन चौधरी ने तंज कसा कि ममता ईडी सीबीआई से बचना चाहती है, उनकी कोशिश है कि पीएम मोदी को खुश करना है। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी मोदी जी के हुक्म पर यह सब कह रही हैं। ममता बनर्जी और पीएम मोदी में एक करार हुआ है। उनका मकसद कांग्रेस और राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाना है और उनकी इमेज को बर्बाद करना है। उनका नारा बदल चुका है। वो ईडी सीबीआई से बचना चाहती हैं। जो भी कांग्रेस की मुखालिफत करेगा उससे मोदी खुश होंगे। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट ने झटका दिया। आबकारी केस में अदालत ने सीबीआई वाले मामले में मनीष सिसोदिया की 14 दिनों की अदालती हिरासत बढ़ाने का फैसला सुनाया। यानी सिसोदिया आइंदा 3 अप्रैल तक अदालती हिरासत में ही रहेंगे। काबिल जिक्र है कि मनीष सिसोदिया फिलहाल ईडी की हिरासत में है। सीबीआई केस में अदालती हिरासत खत्म होने पर आज उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। समाप्त के दौरान सीबीआई ने कहा कि जांच अब भी जारी है और अहम मोड़ पर है। सीबीआई की बातें सुनने के बाद अदालत ने मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 14 दिनों की तौसीक करने का फैसला सुनाया। वाज़ेह है कि मनीष सिसोदिया 22 मार्च तक ईडी की हिरासत में है। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुज़िश्ता जुमे के रोज मनीष सिसोदिया की रिमांड 22 मार्च तक के लिए ईडी को दी थी। ईडी ने कोर्ट में कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब इस मामले की शिकायत की थी तो सिसोदिया ने अपना फोन बदल लिया था, लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर निकाल लिया है। अब एजेंसी उनके मोबाइल और ईमेल से निकाले गए डेटा का एनालिसिस कर रही है और अभी सिसोदिया से सवाल पूछने हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुतनाज़िया बयान देने वाले कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने पीर के रोज खेड़ा के खिलाफ दर्ज 3 केसेस लखनऊ ट्रांसफर करने का हुक्म दिया। इसके अलावा उन्हें 10 अप्रैल तक गिरफ्तारी से महफूज रखा है। इस दौरान पवन खेड़ा जमानत के लिए एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं, यानी उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। पवन खेड़ा पर उत्तर प्रदेश आसाम में पीएम मोदी पर मुतनाज़िया बयान देने पर 3 एफआईआर दर्ज की गई थी। मुतनाज़िया बयान देने पर 23 फरवरी को आसाम पुलिस ने खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ पिटीशन लगाई थी। कोर्ट ने तब उन्हें 17 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत दी थी। 17 की सुनवाई में कोर्ट ने आज की तारीख दी थी। कर्नाटक के शिवमोगा में पुलिस ने एक मुस्लिम नौजवान से पूछगछ की, जिसने 2 दिन कबल डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में एहतजाज के दौरान अजान दी थी। एक मुस्लिम तंजीम ने 17 मार्च को डिप्टी कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में साबिक वजीर और बीजेपी एमएलए गेस ईश्वरप्पा के जरिए अजान और नमाज को लेकर दिए गए उनके तबसरे के खिलाफ एहतजाज किया था। एहतजाज के दौरान एक नौजवान ने अजान दी थी और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुजाहिरीन ने मुबैना तौर पर असेंबली के सामने अजान देने की धमकी भी दी थी। शिवमोगा पुलिस सुपरिंटेंडेंट जी के मिथुन कुमार ने तस्दीक की है कि पुलिस ने नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसे बुलाकर वाक़े के बारे में पूछगछ की गई। एसपी ने कहा कि नौजवान को मशवरा दिया गया कि वो ऐसी हरकत दोबारा ना दोहराए। अफसर ने यह भी वाज़ेह किया कि नौजवान को गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस एहतजाज में शामिल लोगों से पूछगछ कर रही है। एसपी ने कहा कि अगर पुलिस को उनके बारे में कुछ भी मशकूक लगा तो कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी एमएलए गेस ईश्वरप्पा ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल लोगों को परेशान करता है, खासतौर पर इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तुलबा और अस्पतालों में दाखिल मरीजों को। ईश्वरप्पा के इस तबसरे की मुस्लिम कम्युनिटी ने सख्त मुखालिफत की थी।
पंजाब में वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल सिंह की तलाश पीर के रोज तीसरे दिन भी जारी रही। पुलिस को अमृतपाल के जालंधर में छुपे होने का अंदेशा है। जिले के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर नाकाबंदी कर दी गई है। अमृतपाल के गांव जल्लू खेड़ा में भी फोर्स तैनात की गई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल से लगी पंजाब की सरहदों को भी सील कर दिया गया है। अमृतपाल के चचा हरजीत सिंह और ड्राइवर ने इतवार की देर रात पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। 1 लाख कैश और पिस्टल भी बरामद हुई है। पुलिस ने अब तक 114 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमृतपाल को अदालत में पेश करने के लिए वारिस पंजाब डे के कानूनी सलाहकार ईमान सिंह खारा ने इतवार के रोज हाईकोर्ट में अपील की थी। जस्टिस NS शिकावत के रिहायशगाह पर भी सुनवाई के बाद पंजाब हुकूमत से 21 मार्च तक जवाब मांगा गया है। नहीं, वो देखो स्पॉट पे एफर्ट किया गया है क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था जिस तरह की उसकी स्पीचेस थी। तो पुलिस को ये एक्सपेक्टेड था कि जैसे पुलिस अरेस्ट करना चाहेगी वो अरेस्ट हो जाएगा। सो कई बार वो ऑन द स्पॉट जो ऑफिसर है जो उनसे बेस्ट हो सका उन्होंने किया। देखो केस में तो दस देते जी 6 केस दर्ज हुए हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਅਮੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, 2 ਕੇਸਿਸ ਆ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਕੇਸ ਆ। ਸੋ NSA ਜਿਹੜਾ NSA ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਵੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। खालिस्तान के हामी अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मुखालिफत में लंदन में इंडियन हाई कमीशन में तोड़फोड़ की गई। इतवार की शाम को सैकड़ों की तादाद में खालिस्तान हामी हाई कमीशन के बाहर जमा हुए, बिल्डिंग में घुसे और तिरंगा उतार दिया। भारत ने इस पर सख्त एतराज जताया और दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमिश्नर को तलब किया। इस बीच हाई कमीशन पर अब पहले से ज्यादा बड़ा तिरंगा लगा दिया गया। इससे पहले हाई कमीशन पहुंचे खालिस्तानी हामियों के हाथ में खालिस्तानी झंडा और अमृतपाल सिंह के पोस्टर थे। पोस्टर्स पर लिखा था फ्री अमृतपाल सिंह, यानी अमृतपाल सिंह को रिहा करो, वी वांट जस्टिस और दीगर नारे लिखे हुए थे। इस पूरे मामले को लेकर भारत के वजारत खारजा ने पूरे मामले पर सख्त एतराज का इजहार किया। वजारत ने कहा कि हाई कमीशन के बाहर दरकार सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाई गई, सिक्योरिटी की कमी के चलते ही खालिस्तानी अंदर घुस पाए। पंजाब में वारिस पंजाब डे के जत्थेदार अमृतपाल सिंह के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर मरकज पूरी तरह से नजर रखे हुए है। 3 दिन से चल रही कार्रवाई के दौरान जहां अमृतपाल सिंह के हामियों की धरपकड़ जारी है, वहीं उसके हामियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी लगातार बैन किए जा रहे हैं। इसी कार्रवाई के बीच अब मरकजी हुकूमत ने एक MP का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। मरकजी हुकूमत ने कार्रवाई अमृतपाल सिंह व खालिस्तान हामियों और संगरूर से MP सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ की है। मरकजी हुकूमत ने सिमरनजीत सिंह मान का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। वहीं उनकी पार्टी का अकाउंट शिरोमणि अकाली दल अमृतसर अभी भी चल रहा है। गौरतलब है कि खालिस्तान हामी सिमरनजीत सिंह शुरू से ही अमृतपाल सिंह का खुले तौर पर तायद करते आ रहे हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ मुहिम के बाद अब जालंधर पुलिस कमिश्नर की तरफ से उन्हें भगोड़ा कहा गया, तो MP सिमरनजीत सिंह मान ने ही एनकाउंटर का अंदेशा जाहिर किया था। दिल्ली के रामलीला मैदान में पीर के रोज संयुक्त किसान मोर्चा की जानिब से बुलाई गई महापंचायत खत्म हो गई। दोपहर को मोर्चे के 15 अरकान की एक डेलीगेशन ने मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। वहां किसानों ने मरकजी वजीर को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कर्ज माफी जैसी मांगों का एक मेमोरेंडम पेश किया। SKM ने कहा कि अगर हुकूमत ने उनकी मांगे नहीं मानी तो उन्हें फिर से एहतजाज करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो दिल्ली में जो 13 महीने आंदोलन चला, उससे भी बड़ा आंदोलन हमको करना पड़ेगा। अगर
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हफ्ते की रात को हवा का दबाव ज्यादा होने से फ्लाइट्स ऑपरेशन में दिक्कत हुई। इस दौरान 7 फ्लाइट्स को उतरने की परमिशन नहीं मिलने से वह अहमदाबाद के आसमान में 40 मिनट तक चक्कर लगाती रही। इस दौरान कई फ्लाइट्स टेक ऑफ नहीं कर पाई। मुंबई और पटना से आई 2 फ्लाइट्स में फ्यूल कम होने का अलर्ट आया। इस वजह से पायलट ने लैंड करने की परमिशन मांगी, लेकिन रनवे खाली नहीं था। इसके चलते इन दोनों फ्लाइट्स को इंदौर डाइवर्ट किया गया। ये दोनों फ्लाइट्स रात को 11:30 बजे अहमदाबाद पहुंची। सिंगापुर अहमदाबाद को लंबा इंतजार करना पड़ा। इस फ्लाइट ने अहमदाबाद के आसमान में 40 तक चक्कर लगाए। इस फ्लाइट को 6:30 बजे एयरपोर्ट पर लैंड होना था। क्लियरेंस ना मिलने के चलते 40 मिनट तक आसमान में ही चक्कर वो लगाती रही। इस फ्लाइट को दिल्ली जाना था, लेकिन फ्लाइट 1.5 घंटे लेट हो गई। करीब 150 मुसाफिरीन को इंतजार करना पड़ा। लैंडिंग के दौरान सालाबारी से तैयारे को नुकसान पहुंचा। ये वाकया शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर पेश आया। इस वाकये के सबब मुसाफिरीन खौफजदा हो गए। फ्लाइट के रैंडम फ्लाइट 6C6594 की विंडशील्ड को इससे नुकसान पहुंचा। इत्तलात के मुताबिक ये वाकया 2 दिन पहले पेश आया, ताहम आज इसकी इत्तला मंजर-ए-आम पर आई। जराये के मुताबिक सालाबारी के दौरान पायलट ने इस तैयारे की महफूज लैंडिंग को यकीनी बनाया और किसी के भी जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली। बारिश के सबब एयरपोर्ट का कुछ हिस्सा भी मुतासिर हुआ। मुंबई के वर्ली इलाके में इतवार की सुबह तेज रफ्तार एसयूवी ने टेक्नोलॉजी फर्म की सीईओ राजलक्ष्मी रामकृष्णन को टक्कर मार दी, जिससे वो हवा में उछलकर 20 फुट दूर जा गिरी। इसके फौरी बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा डिक्लेयर कर दिया। कुछ घंटे बाद ही एसयूवी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ड्राइवर का नाम सुमेर मर्चेंट है। उसके खिलाफ सेक्शन 304 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। मुलजिम को कल यानी मंगल के रोज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पटना रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार कर रहे सैकड़ों मुसाफिर उस वक्त हैरतज़दा रह गए जब 3 मिनट तक तमाम टीवी स्क्रीनों पर फहश वीडियो चलने लगी। ये वीडियो स्टेशन के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर 3 मिनट तक चलती रही। वाकया इतवार की रात का है। वीडियो और फिल्मों की टेलीकास्ट का ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एहलकारों ने फौरी तौर पर उनसे राब्ता किया और नशरियात को रुकवा दिया। वाकये की तस्दीक करते हुए दानापुर में DRM ऑफिस के सरकारी तर्जुमान प्रभात कुमार ने कहा कि हमने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी और माहिदा मंसूख करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हमने कंपनी के एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इस तरह के मामला बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। हम इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर सुर्खियों में है। सलमान खान को मुसलसल जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान को एक बार फिर ईमेल के जरिए जान से मारने की ताज़ा धमकी मौसूल हुई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इसके साथ ही उनके घर के बाहर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। मुंबई पुलिस के कांस्टेबल और अफसरान सलमान खान की बांद्रा में वाक़ रिहायशगाह गैलेक्सी के बाहर गश्त और हिफाजत करते नजर आए। इस मामले में मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और रोहित बरार के खिलाफ FIR दर्ज की है। अगर रिपोर्ट पर यकीन किया जाए तो अदाकार के करीबी साथी को भेजे गए ईमेल में माफिया डॉन लॉरेंस के एक हालिया इंटरव्यू का हवाला दिया गया, जिसने दावा किया कि उनकी जिंदगी का मकसद सलमान खान को कत्ल करना है। कोलंबिया में चोको डिवीजन के दारुल हुकूमत क्वेबडू में एक फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 4 फौजी हलाक हो गए। कोलंबिया के सदर गुस्टाओ पेट्रो ने ये इतला दी। उन्होंने मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि क्वेबडू में तैयारे के हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा। उन्होंने बताया कि जब हादसा हुआ तो हेलीकॉप्टर सामान ले जा रहा था। वहीं चोको डिवीजन के गवर्नर ने कहा कि हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात की जा रही है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।